आहा, गांव की ताजी खुशबू। ये खुशबू सिर्फ गांव में ही मिल सकती है। पापा आपको कौन सी ताजी खुशबू आ रही है? हमें तो बदबू आ रही है। बच्चों, ये गाय के गोबर और मिट्टी की खुशबू है। नीरज, मैंने कहा था ना बच्चों को यहाँ मत लाओ, मेरे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा। पापा आप हमें इस धूल मिट्टी में क्यों लेकर आए? आप हमें वापस ले चलिए। अरे बच्चों, ये वही धूल मिट्टी है जिसमें तुम्हारे बाप दादा खेलकर बड़े हुए हैं। इसी ने मुझे ताकत दी है कि अकेले शहर आया और आज तुम अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो। अब जल्दी से घर चलो, दादा दादी इंतजार कर रहे हैं। तेज धूप में सभी पैदल गांव की तरफ चलते हैं और गांव की औरतें कनक को घूर कर देखने लगती हैं। अरे वो देखो, शहरी तितलियां आई हैं। ये शहरी औरतें कपड़े क्यों पहनती हैं? जो ढका होना चाहिए वो खुला है और आंखें खुली होनी चाहिए तो वो ढका है। बड़े अजीब लोग हैं शहर में। ये लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? अरे गांव आई हो और ऐसे कपड़े पहने हैं तो लोग देखेंगे ही। अब जल्दी घर चलो। पूरा परिवार अपने गांव के पुश्तैनी घर में पहुंचता है, जहां आंगन में नीलम तुलसी के पौधे पर जल चढ़ा रही होती है। भाभी देखो, आपका देवर अपनी देवरानी को लेकर आया है। अरे देवर जी, देवरानी जी, बच्चों रुकिए, मैं अभी सभी को बुलाती हूँ। माँ जी, पापा जी, देखिए देवर जी और देवरानी जी आए हैं। नीलम की आवाज सुनकर शारदा और रामलाल घर के अंदर से बाहर आते हैं और शारदा आरती की थाली लेकर आंगन में पहुंचती है। अरे नीरज, कितने दिन लगा दिए तूने शहर से गांव आने में? अरे हाँ मेरे बच्चे, मुझे तो लगा तू हमसे मिलना ही नहीं चाहता। अरे शारदा, जल्दी आरती उतारो, मुझे अपने पोतों को गले लगाना है। यू, इट्स सो डिस्गस्टिंग। अरे नीरज, ये बहू अंग्रेजी में क्या बोल रही है? नहीं पापा, कुछ नहीं, बस तारीफ कर रही है। तो नीरज, अब तू इतना बड़ा हो गया कि अपने बाप से झूठ बोलेगा? हमें अंग्रेजी नहीं आती तो क्या हुआ, चेहरा तो हम भी पढ़ लेते हैं। और बहू, ये किस तरह के कपड़े पहने हैं? जानती हो ना ये गांव है। मुझे कोई शौक नहीं था आपके गांव में आने का। आपका बेटा मुझे और मेरे बच्चों को जबरदस्ती लेकर आया। अब बस मुझे ये बताइए, मेरा कमरा कहाँ है जहाँ मैं आराम कर सकूं? नीरज, मेरे बगल वाला कमरा मैंने साफ करवा दिया है। लाइन से 3 कमरे खाली हैं, जो पसंद आए वो ले लो। शारदा, कनक, नीरज और बच्चों की आरती उतारती है। नीरज राघव के साथ गांव घूमने निकल जाता है और कनक तुरंत अपने कमरे में चली जाती है और मिनी बैटरी फैन से खुद को हवा करने लगती है। इस नीरज को भी पता नहीं क्या चुल मची थी गांव आने की। खुद तो बाहर घूम रहा है और मुझे यहाँ छोड़ दिया। मम्मी, सुबह से इतनी धूप थी, अब तो धूप और तेज हो गई है। बच्चों, मुझे पता था गांव में इतनी तेज धूप होती है, इसीलिए मैं 4 डब्बे ठंडे पाउडर लेकर आई हूँ। बिना पाउडर लगाए तुम लोग बाहर मत निकलना। कनक बच्चों को पाउडर लगाती है और दोपहर में नहाकर स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहनकर हॉल में आती है, जहां रामलाल और गांव के बुजुर्ग बैठे होते हैं, जो कनक को देखकर खांसने लगते हैं। एक तो गांव में इतनी गर्मी है, ऊपर से मुझे अब तक किसी ने चाय भी नहीं दी। मुझे चाय मिलेगी? और पापा जी को कोई पानी दो, इन्हें खांसी आ रही है। देवरानी जी, पापा जी को खांसी नहीं आ रही है। खांसी नहीं आ रही तो खांस क्यों रहे हैं? देवरानी जी, आपने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं और गला भी दिख रहा है, इसीलिए वो खांस रहे हैं। आप कपड़े बदल कर आइए। होंगी आप मेरी जेठानी, पर आप जैसी गांव की गवार को मेरे कपड़ों पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खुद के कपड़े देखें, एक सूती साड़ी लपेटी हुई है। मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। खाने का समय होता है और पूरा घर परिवार साथ बैठता है। नीलम सभी को मिट्टी के बर्तनों में खाना परोसती है। अब क्या मैं मिट्टी के बर्तन में खाना खाऊंगी? मुझे खाना खाना है, मिट्टी नहीं। अगर हम इसमें खाना खाएंगे तो हमारे पेट में मिट्टी चली जाएगी। अरे नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम वर्षों से मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं और मिट्टी के बर्तन में ही खाना खाते हैं। इसीलिए मुझे गांव पसंद है। यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी हाईफाई हो गई है और ये लोग अभी भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं और मिट्टी के बर्तन में खाना खाते हैं। छी, बस आराम खोजते हैं गांव के लोग। अच्छा नीलम, तेरी शहरी देवरानी को मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना आसान लगता है। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इससे ज्यादा मुश्किल काम मैं करती हूँ। अच्छा ठीक है बहू, इसी बात पर तू एक बार मिट्टी का चूल्हा जला कर दिखा दे। चल आंगन में। शारदा कनक को लेकर आंगन में आती है, जहाँ मिट्टी का चूल्हा रखा होता है और आसपास पड़ोसी भी खड़े होते हैं। हाँ, बस यही चूल्हा जलाना है, अभी जला देती हूँ। कनक लकड़ी डालकर माचिस की तीली जलाती है, लेकिन चूल्हा नहीं जलता। देवरानी जी, तीलियों से लकड़ी नहीं जलेगी, कागज से जलाइए तब आग टिकेगी। मुझे पता है, मुझे मत सिखाइए। कनक कागज लगाकर चूल्हे को जलाती है, जिससे धुआं निकलने लगता है और कनक खांसने लगती है। मैं नहीं कर, ये बेकार काम। मैं टेक्नोलॉजी के साथ चलती हूँ। एक बटन दबाने से गैस चूल्हा जल जाता है। ये फालतू काम आप ही कीजिए। अरे नीलम, तेरी शहरी देवरानी तो बड़ा बोल रही थी, गांव का चूल्हा भी नहीं जला पाई। सभी औरतें कनक पर हंसने लगती हैं और कनक गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ऐसी दिन बीतता है और अगले दिन कनक अपने कमरे में बच्चों से बात कर रही होती है। बच्चों, क्या तुम्हें यहाँ गांव में अच्छा लग रहा है? नहीं मम्मी, यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा कुछ नहीं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो जाओ अपने पापा से कहो कि हमें कहीं और लेकर चलें या वापस घर चलें। सूरज और आकाश घर के बाहर आते हैं, जहाँ नीरज धोती कुर्ता और पगड़ी पहनकर कुछ लोगों से बात कर रहा होता है।
अंकल, आपने मेरे पापा को देखा? वो आप लोगों के साथ ही बातें करते हैं ना? अरे बच्चों, मैं ही तुम्हारा पापा हूँ, पहचान नहीं रहे हो क्या? पापा, ये क्या गवार जैसा हुलिया बना रखा है? हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हमें वापस ले चलिए। बच्चों, ये गवारों वाला हुलिया नहीं है, ये हमारे गांव के कपड़े हैं। अभी तो तुम आई ही हो, जाओ अपने भाइयों के साथ खेलो और गांव घूमो, फिर बताना कैसा लगा। आओ मेरे साथ खेलो, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, तुम लोग मिट्टी में खेलो, हम नहीं खेलेंगे, हम अभी नहाकर आए हैं। नहाकर तो हम भी आए हैं, चलो फिर से नहाने चलते हैं। राम और लक्ष्मण अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने चले जाते हैं और सूरज और आकाश खड़े होकर देखते रहते हैं। तभी नीलम और कनक पीछे से पहुंचती हैं। अरे तुम लोग दूर खड़े क्या देख रहे हो, आओ हमारे साथ नहाओ। देवरानी जी, आप भी नदी के ठंडे पानी में नहा लीजिए, बहुत मजा आएगा। छी, इस नदी में लोग अपने भैंस नहला रहे हैं, इतने सारे लोग साथ में नहा रहे हैं और वहीं जूठे बर्तन भी धो रहे हैं। मैं नहीं नहाऊंगी इस नदी में और ना ही मेरे बच्चे नहाएंगे। बच्चों, तुम लोग घर जाओ, राम और लक्ष्मण की बात मत सुनना। कनक के कहने पर आकाश और सूरज घर की तरफ चले जाते हैं और कनक नीलम के साथ गांव के बाजार में सब्जियां खरीदने आती है। देवरानी जी, आपको बच्चों को नहीं भगाना चाहिए था, बच्चों को तो कम से कम नहाने देती। जेठानी जी, आप जैसे गंवार को मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं इस गांव में किसी को जानती नहीं हूँ और घर बैठकर बोर हो गई थी, इसीलिए आपके साथ आ गई हूँ। अब चुपचाप सब्जियां खरीदिए और मुझे परेशान मत करिए। तभी कनक को शॉर्ट ड्रेस पहने देखकर गांव की कुछ औरतें नीलम के पास आती हैं। नमस्ते काकी, नमस्ते ताई। क्यों नीलम, तूने इतनी बढ़िया सूती साड़ी पहनी और अपनी देवरानी को बच्चों के कपड़े पहना दिए? तू नहीं चाहती क्या तेरी तरह इसकी भी तारीफ हो? अरे अपनी देवरानी को भी गर्मी में सूती साड़ी पहना ताकि ये भी आराम से गांव में गर्मियों की छुट्टी का मजा ले सके। ओह हेलो ओल्ड लेडीज, तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी डिजाइनर ड्रेस ही पहनूंगी। तुम लोगों की तरह ये सस्ती सूती साड़ियां मैं नहीं पहनती, अंडरस्टैंड? और जेठानी जी, मुझे आपके साथ घूमना ही नहीं है। आपके लो स्टैंडर्ड की वजह से कुछ लोग मुझे लो स्टैंडर्ड समझकर ज्ञान देने आ जाते हैं। इतना कहकर कनक मुंह ऐंठ कर अपने घर की तरफ चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन अपने दोस्तों के साथ राम, लखन, आकाश और सूरज को लेकर एक आम के बगीचे में आए होते हैं, जहाँ सभी बच्चे आम तोड़कर खा रहे होते हैं। आहा, ये कितने रसीले आम है, मजा आ गया आम खाकर। आकाश भैया, देख के ना ये लोग कितने मजे से आम खा रहे हैं, बहुत टेस्टी लग रहे हैं ये आम। हमें भी आम खाना है, हमें भी आम दो। आम खाने तो खुद तोड़कर खा लो, मैं अपने आम क्यों दूं? ठीक है, हम खुद ही तोड़ लेंगे। आकाश जमीन से पत्थर उठाकर राम की तरफ फेंकता है, लेकिन पत्थर वापस सूरज के चश्मे की तरफ आता है। तभी राम हवा में ही पत्थर पकड़ लेता है। थैंक यू राम भैया, तुमने बचा लिया, वरना मेरा चश्मा टूट जाता। अरे मेरे होते हुए मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, पर ऐसे आम थोड़ी तोड़े जाते हैं, रुक हम सिखाते हैं। राम आकाश के हाथ से गुलेल पकड़ाकर उसे चलाना सिखाता है। ये देखो, गुलेल ऐसे पकड़ो, इसमें पत्थर लगाओ, एक आंख बंद करो और जिस आम को तोड़ना है उसे देखो और फिर मारो। पत्थर सीधे आम के गुच्छे में लगता है और 4 आम जमीन पर गिर जाते हैं। आहा, ऐसे रसीले और टेस्टी आम मैंने कभी नहीं खाए। अरे ये हमारे बगीचे के नहीं है, ये किसी और के हैं। मतलब तुम लोग चोरी कर रहे हो, ये तो गलत बात है। अरे ये गांव है, यहाँ चोरी नहीं होती। अरे बच्चों, इसमें चोरी की कौन सी बात है? अरे बगीचे के आम हैं, मेरे बच्चे ही खा रहे हैं, आराम से खाओ जितना मन करे। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और राम लक्ष्मण रोज आकाश और सूरज को अपने साथ गांव घुमाने ले जाते हैं। एक दिन राम और लक्ष्मण मिट्टी से खिलौने बना रहे होते हैं। तुम लोग इतनी गंदी मिट्टी में क्या कर रहे हो? इन्फेक्शन हो जाएगा। तुम लोग कितने लल्लू पिल्लू हो, कुछ नहीं होगा। देखना, इस मिट्टी से हम कितना सुंदर घोड़ा बनाएंगे। थोड़ी देर में राम और लक्ष्मण मिट्टी से घोड़ा, हाथी और कई तरह के खिलौने बना देते हैं। ये तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, तुमने ये कैसे बनाए? अरे बहुत आसान है, आओ हमारे साथ बैठो, हम सिखाते हैं। राम और लक्ष्मण आकाश और सूरज को मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाते हैं और धीरे धीरे आकाश और सूरज गांव के बच्चों के साथ घुलने मिलने लगते हैं। और एक दिन कनक टॉप शर्ट पैंट पहनकर गांव के मैदान में आती है, जहां आकाश और सूरज गांव के बच्चों के साथ कबड्डी खेल रहे होते हैं। वहीं नीरज गांव के कपड़े में राघव और अपने दोस्तों के साथ बैठे बात कर रहा होता है। आओ आओ, पकड़ो पकड़ो, नहीं पकड़ पाओगे तुम लोग, हम लोग कबड्डी में बहुत माहिर हो गए हैं। ये भगवान, इन गांव के आवारा बच्चों ने मेरे बच्चों को क्या बना दिया है? धूल मिट्टी में कबड्डी खेल रहे हैं। आकाश और सूरज, यहाँ आओ। कनक की आवाज सुनकर आकाश और सूरज दोनों धूल में सने हुए कनक के पास आते हैं। सूरज ने चश्मा नहीं पहना होता है। तुम्हें मैंने मना किया था ना गांव के इन आवारा बच्चों के साथ खेलने से। और सूरज, तुम्हारा चश्मा कहाँ है? मम्मी, आप मुझे चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती, अब मुझे बिना चश्मे के सब दिखता है। क्या? अरे बेवकूफ, सच सच बोलो, कहीं इन्होंने तुम्हारा चश्मा तोड़ तो नहीं दिया?
नहीं मम्मी, चश्मा कमरे में रखा है। अब जल्दी बताओ हमें क्यों बुलाया, हमें फिर से खेलने जाना है। बच्चों, तुम्हें ये गांव पसंद नहीं है ना, तो अपने पापा से कहो कि घर चले। पूरी गर्मी की छुट्टियां हम यहाँ बर्बाद नहीं कर सकते। नहीं मम्मी, हमें घर नहीं जाना, हम तो गर्मी की छुट्टियां गांव में ही बिताएंगे। हाँ मम्मी, तुम लोग हमारे स्कूल भी गांव में ही लगवा दो, हम यहीं रहेंगे। सूरज और आकाश की बात सुनकर कनक और परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार हॉल में बैठकर बातें कर रहा होता है, जहां कनक शॉर्ट ड्रेस पहनकर आती है। नीलम, तो अपनी देवरानी को समझाती क्यों नहीं? देखो देखो, शॉर्ट ड्रेस पहनकर सबके सामने आ गई है, नीचे कुछ पहना ही नहीं है। ये शॉर्ट ड्रेस है और ये इतना ही होता है। देवरानी जी, ऊपर से तो पूरी ढकी हैं आप, नीचे थोड़ा और लंबा होता तो ठीक रहता। अरे देखो, गांव में एक लड़की की शादी है, हमारा पूरा परिवार आमंत्रित है, हमें उसमें जाना है। सभी अच्छे कपड़े पहनना। छोटी बहू, बड़ी बहू की जिम्मेदारी है कि अपनी देवरानी को साड़ी या लहंगा पहना कर ले आए, समझी? इतना कहकर रामलाल वहां से चले जाते हैं। सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शाम होती है। नीलम कनक के कमरे में आती है, जहां कनक अलमारी के पास खड़ी होती है। देवरानी जी, आप क्या पहनने वाली हैं? मैं आपको क्यों बताऊं मैं क्या पहनूंगी? मैंने सुना पापा जी ने कहा लहंगा पहनना है, तो मैं लहंगा ही पहन रही हूँ। अब आप जाइए, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। शुक्र है आपको पापा जी की बात समझ में आई। कोई अच्छा सा लहंगा पहनकर देवर जी के साथ आ जाइएगा। मैं पहले ही वहां जा रही हूँ, बहुत काम है। इतना कहकर नीलम चली जाती है। थोड़ी देर बाद गांव की बेटी की शादी में पूरा परिवार हाथ बटा रहा होता है। तभी कनक डिजाइनर साड़ी में शादी में आती है। साड़ी में लंबा कट होता है, जिससे एक पैर दिख रहा होता है। ऊपर बैकलेस ऑफ शोल्डर ब्लाउज होता है। छी। अरे ये कैसी लड़की आ गई है शादी में? अगर ये यहाँ रही तो मैं शादी नहीं करवाऊंगा। अरे रामलाल, तेरी शहर की बहू जब से गांव आई है तब से ऊट पटांग कपड़े पहन रही है, और आज इसकी हिम्मत देखो, गांव की बेटी की शादी में ऐसे कपड़े पहनकर आ गई। अरे तुम लोग अपनी बहू को लेकर इस शादी से चले जाओ, हमारे गांव की इज्जत खराब मत करो। अरे आप लोग नाराज मत होइए, मेरी बहू से गलती हो गई। अरे गलती नहीं है, आदत बन चुकी है भाई। नीलम, गांव की बेटी की शादी रुके इससे पहले अपनी शहरी देवरानी को यहाँ से लेकर जाओ। पूरा परिवार बेइज्जत होकर घर लौट आता है। बहू, मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी थी, तुम उसे ठीक कपड़े नहीं पहना पाई। माफ कर दीजिए पापा जी, मुझसे गलती हो गई। ये झूठ क्यों बोल रही है? आज हमारे गांव के साथ दूसरे गांव में भी हमारी मिट्टी पलीत हो गई। अरे गर्मियों की छुट्टी में तुम्हारी शहरी देवरानी को बुलाना ही नहीं चाहिए था। सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं कनक को अपनी गलती का एहसास होता है। नीरज, तुमने देखा ना, सभी ने मेरी कैसे बेइज्जती की। मुझे नहीं रहना इस गांव में, हम कल ही शहर जाएंगे। किसी ने तुम्हारी बेइज्जती नहीं की, तुमने हरकत ही ऐसी की है। और मैंने कहा था ना, अगर बच्चों को गांव पसंद आ गया तो मैं पूरी गर्मी की छुट्टियां यहीं बिताऊंगा। तो मैं अपने बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टियां यहीं बिताऊंगा। अच्छा, तुम बाहर घूमोगे और मैं कमरे में बंद रहूंगी? हरगिज नहीं। तभी सूती साड़ी पहने मिट्टी की थाली में खाना लिए नीलम कमरे में आती है। आप दोनों लड़िए मत और खाना खा लीजिए। बंद करो ड्रामा। तुम खुद को ओवर स्मार्ट समझती हो। पापा जी से झूठ बोलकर सबके सामने अच्छा बनना चाहती थी। नहीं देवरानी जी, आप गर्मियों की छुट्टियों में गांव आई हैं। अगर आपको पापा जी डांटते तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने झूठ बोला था। तुम जैसी अनपढ़ गवार ये साड़ी पहनने वाली मुझे समझाएगी? देवरानी जी, आप शहर से आई हैं, इसीलिए आपको गांव के तौर तरीके पुराने और गंवार लगते हैं। लेकिन असलियत ये है कि आप हमारी भारतीय संस्कृति को भूल रही हैं। ये साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये हर भारतीय महिला की पहचान है। और हमारे गांव में ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके शहर में भी नहीं मिलेगी। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है तुम्हारे गांव में जो हमारे शहर में नहीं है? आज तक आपने मेरे साथ पूरा गांव घूमा ही नहीं है। कल एक दिन मेरे साथ चलिए, आपको समझ आ जाएगा कि हमारे गांव में क्या है और इस सूती साड़ी की क्या कीमत होती है। ठीक है, देखती हूँ तुम्हारे गांव में क्या दिखाने लायक है। मैं भी चलूंगी, देखती हूँ तुम्हारी बातें कितनी सच्ची हैं। नीलम हल्की मुस्कान के साथ कमरे से बाहर चली जाती है। रात धीरे धीरे गांव पर उतरती है और अगले दिन की सुबह हल्की धूप के साथ शुरू होती है। नीलम कनक के कमरे में आती है, जहां कनक एक शॉर्ट ड्रेस में तैयार खड़ी होती है। देवरानी जी, कल इतना बड़ा ड्रामा हुआ और आज फिर ऐसे कपड़े। ज्यादा हीरोइन मत बनो, सिर्फ आज के लिए मैं तुम्हारे साथ घूमूंगी। अब चलो, कहाँ चलना है? कनक तेज धूप में नीलम के साथ गांव के बाहरी हिस्से की तरफ निकल पड़ती है और दोनों एक खुले मैदान में पहुंचती हैं, जहां कुछ औरतें सूती साड़ी बना रही होती हैं। यहाँ क्यों लाई हो मुझे? और ये सब औरतें क्या कर रही हैं? जिस सूती साड़ी को आप गंवार समझती हैं, उसकी असल मेहनत और तकनीक दिखाने वो देखिए। वहाँ चरखे पर औरत सूत इकट्ठा कर रही है। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे पता है सूत से सूता बनता है। और उसके बगल में सूतों को पाँच कर साड़ी बनाई जा रही है। तब तो ये भी आपको आता होगा। और उसके बगल में सादे सूतों को रंगा जा रहा है। नीलम कनक को चरखे से धागा बनाने और फिर बुनाई और रंगाई तक का पूरा प्रोसेस दिखाती है। फिर एक कोने में लाल सूती साड़ी पर हाथ से डिजाइन बना रही औरत के पास लाती है। और ये आखिरी स्टेप होता है हाथ से डिजाइन।
क्या शहर में ऐसी कोई मशीन है जो इस मेहनत को मिनटों में बदल दे? शहर में सिर्फ टी शर्ट और पेंट की मशीनें होती हैं, साड़ी बनाने की ऐसी कोई मशीन मैंने देखी नहीं। दीदी, ये हमारे हाथ से बनी सूती साड़ी है, एक बार इसे पहन कर देखिए, मैंने अभी इस पर डिजाइन बनाए हैं। देवरानी जी एक बार इसे पहन कर देखिए, इतनी मेहनत से बनी सूती साड़ी को महसूस कीजिए। कनक झिझकते हुए लाल सूती साड़ी पहन लेती है। अजीब बात है, गर्मी कम लग रही है, शरीर हल्का लग रहा है। ये सूती साड़ी का कमाल है देवरानी जी। देवरानी जी, सूती साड़ी में हवा आती जाती रहती है, इसीलिए गर्मी कम लगती है। चलिए अब आपको अपना गांव दिखाती हूँ। दोनों आगे बढ़ती हैं और एक पुल के पास पहुंचती हैं जहां आकाश, सूरज, राम और लक्ष्मण नदी में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। भैया हम लोग तो एक भी मछली नहीं पकड़ पा रहे। अरे बुद्धू, मछली ऐसे नहीं पकड़ी जाती। देखो मैं बताता हूँ, ये कांटे में चारा लगाओ और नदी के बहाव की उल्टी तरफ कांटा फेंको। सूरज और आकाश कांटे में चारा लगाकर नदी के बहाव की दूसरी तरफ कांटा फेंकते हैं और तुरंत ही कांटे में 2 मछलियां फंस जाती हैं। अरे ये कैसे हुआ? हम इतनी देर से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तब तो एक भी मछली नहीं फंसी थी हमारे कांटे में। अरे क्योंकि तुम लोग नदी के बहाव की तरफ कांटा फेंक रहे थे। अगर मछली पकड़नी हो तो नदी के बहाव की उल्टी तरफ कांटा फेंका करो। मछलियाँ कभी भी नदी के बहाव के साथ नहीं तैरती हैं, समझे? अब इन मछलियों को दोबारा नदी में डाल दो। क्यों देवरानी जी, आपके शहर में तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, ये छोटी सी बात आप आकाश और सूरज को नहीं सिखा पाई? ये बात राम और लक्ष्मण को किसने बताई? ये गांव के बच्चे हैं, यहाँ बच्चे पूरे गांव में घूमकर हर किसी से कुछ न कुछ सीखते हैं। इतना कहकर नीलम कनक को एक सागवान पेड़ के बागान में लेकर आती है जहां कुछ औरतें पेड़ से बंधे रंगीन टायर पर बैठ झूला झूल रही होती हैं। ये औरतें यहाँ क्या कर रही हैं और इन्होंने इस टायर को रंग क्यों किया है? देवरानी जी, ये गांव की औरतों का झूला है जिसे सावन का झूला कहा जाता है। इस झूले में जो मजा है वो किसी वाटर पार्क में नहीं आएगा। इतना कहकर नीलम कनक को झूले पर चढ़ाती और दोनों देवरानी जेठानी झूला झूलने लगती हैं। जेठानी जी, बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं हवा में उड़ रही हूँ। ये तो रोलर कोस्टर से भी अच्छा है। इस झूले पर जिस हवा का एहसास होता है वो किसी एसी के निकले हवा में नहीं मिलेगा। नीलम और कनक गांव की औरतों के साथ झूला झूलती हैं और पास ही आम के बगीचे से कच्चे आम तोड़कर चटखारे लेकर खाती हैं। जेठानी जी, सच में गांव की सूती साड़ी पहनकर गर्मियों की छुट्टी में गांव में घूमने में जो मजा है वो शहर में नहीं, और कच्चे आम खाने का मजा तो अलग ही है। देवरानी जी, ये तो रही गांव की बात, अब आपको भारतीय सभ्यता दिखाती हूँ। नीलम अपनी सहेलियों के साथ कनक को गर्मियों के मेले में लेकर आती है जहां पारंपरिक कपड़ों में सजी औरतें चूड़ियां और 16 श्रृंगार में घूम रही होती हैं और एक औरत मिट्टी, लकड़ी और पत्थर के बने खिलौने बेच रही होती है। ये किस तरह के खिलौने हैं? बड़े सुंदर लग रहे हैं। देवरानी जी, ये लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के बने खिलौने हैं। क्या आपके शहर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो ऐसे खिलौने बना सके? और जिस तरह के कपड़े इन्होंने पहने, क्या आपके शहर में ऐसे कपड़े बनते हैं? नहीं, शहर में तो सिर्फ प्लास्टिक के खिलौने बिकते हैं और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने कपड़े बनाए कैसे होंगे। चलिए अब आपको एक और चीज दिखाती हूँ। जेठानी जी, अब मुझे और कुछ भी नहीं देखना है। मैं समझ गई हूँ गांव ने हमारी सभ्यता को संभाल कर रखा है, जिसे हम शहर वाले भूलते जा रहे हैं। और गर्मी की छुट्टियां गांव में जितनी अच्छी बिताई जा सकती हैं उतनी कहीं और नहीं। और गांव के पहनावे में तो मजा और भी बढ़ जाता है। इस तरह नीलम अपनी शहरी देवरानी को गांव के पहनावे और जीवन का सही तरीका सिखाती है और दोनों खुशी खुशी घर लौट आते हैं और कनक सूती साड़ी में सभी से माफी मांगती है। अरे वाह नीलम बहू, तूने आखिर अपनी देवरानी शहरी को सही पहनावा पहना ही दिया।